बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफ़ान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में खुश-आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे के ऊपर थोड़ी-सी तेज़ी आई है और किरदार यंगस्टर्स हैं, नए हैं, लेकिन ये मरूसी किरदार हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह सियासत को जो है वो अगवा किया जाए, यरग़माल बनाया जाए और इनकी अपनी हैसियत वो हमें बखूबी हम जानते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ये है कि मरीम नवाज़ नाअहल हैं और बिलावल भुट्टो चेयरमैन हैं अपनी पार्टी के। सर, दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश की जा रही है और खबरें तो ये आ रही हैं कि क्योंकि एक जो पार्टी के अंदर एक कन्फ्यूजन पाई जाती है और लोगों ने पर तोड़ना शुरू कर दी हैं। आपने राना सनाउल्लाह का बयान देखा होगा, इससे पहले भी बयान आते रहे कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं लोगों की ख़्वाहिश ज़रूर है कि वो इसको लीड करें, यानी हर बंदा शायद खाकान अब्बासी बनने की कोशिश कर रहा है। अ, इख्तिलाफ़ात की नोयत क्या है? इसीलिए मैदान में मरियम को उतारा जा रहा है कि जो गैप है, जो लोगों की इट्स सेंटर ऑफ अटेंशन होगी, वो मरियम पे रहेगी और फिर लोग इस किस्म की बातें जो हैं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत देर से मरियम नवाज़ जो थी, वो फ़ील्ड में नहीं उतरी थी, एक्टिव नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा उतारा जा रहा है। जी, राय साहब। देखिए हाशमी साहब, मरियम नवाज़ के एक्टिव होने के पीछे एक कहानी है और ये कहानी लंदन में होने वाले एक इजलास से जुड़ी हुई है। क्योंकि 2 मुस्लिम लीग नून के खुफिया जो इजलास हुए हैं, उनके मुतल्लिक एक इत्तला लीक हुई और ये शहबाज शरीफ कैंप के इजलास थे, जो कि लाहौर में हुए और लाहौर के जो आप कह सकते हैं कि नवाही इलाके हैं, वहाँ पर ये इजलास हुए और इन इजलासों में ये बात की गई कि मियाँ नवाज शरीफ तो चूंकि खुद वापस नहीं आ रहे, मियाँ नवाज शरीफ ताहयात नाअहल भी हैं, मरियम नवाज भी नाअहल हैं। तो जिस तरीके से मरियम नवाज को खामोश करवाया गया कि शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों से कोई डील लेने की कोशिश करें, कोई रिलीफ लेने की कोशिश करें, और जिस तरीके से शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी यकीनी थी, जो एफआईए का केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का जो चालान जमा कराया गया था, 9 वॉल्यूम्स थे उस चालान के, नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो ये एक इंकरेजमेंट थी मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं के लिए जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ के कैंप से है और वो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ की जो मकामती पॉलिसी है, शहबाज शरीफ की जो खुशामदाना पॉलिसी है, जो ये पॉलिसी किसी ना किसी हद तक काम कर रही है। उसके बाद ये जो इजलास हुए, उनमें ये कहा गया कि मरियम नवाज अब साइड लाइन पर ही रहें, मरियम नवाज अमली तौर पर सियासत ना करें, वफाक में शहबाज शरीफ चेहरा बन जाए मुस्लिम लीग नून का, तो तभी हम 2023 का जो इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई चांस बन सकता है। और अगर मरियम नवाज दोबारा से एक्टिव हो गई और मरियम नवाज ने वही नैरेटिव अपनाया जो उनका पुराना नैरेटिव था, यानी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, जिस नैरेटिव पर उन्होंने आजाद कश्मीर में शिकस्त खाई, जिस नैरेटिव पर उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त खाई, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा 2023 के इलेक्शन में, और 2018 के इलेक्शन से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। तो ये डिस्कस किया गया कि या तो मियां नवाज शरीफ वापस आए, खुद खुद आकर यहाँ पर लीड करें, और अगर वो खुद लीड नहीं करते तो फिर मरियम नवाज भी यहाँ लीड ना करें और शहबाज शरीफ लीड करें। अब ये जो इतलात हैं ये मरियम नवाज तक पहुंची क्योंकि मरियम नवाज ने एक बड़ा फाल इंटेलिजेंस सिस्टम बना रखा है पार्टी के हुँ। अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर, और अपने जो खास कारिंदे हैं उनके उनके जरिए वो इस तरह की जासूसी करवाती रहती हैं शहबाज शरीफ के कैंप के जो रहनुमा हैं। और खुद शहबाज शरीफ के कैंप के रहनुमा निजी महफिलों में ये बताते भी रहते हैं कि किस तरीके से मरियम नवाज उनकी जासूसी करती हैं, और उनके कुछ एजेंट्स भी कभी कभार सुनगुन ले लेते हैं कि शहबाज शरीफ के कैंप के लोग क्या सोच रहे हैं, मिसाल के तौर पर जावेद लतीफ जैसे लोग। तो अब इस पूरी सिचुएशन में हुआ ये कि मरियम नवाज तक ये इतला पहुंच गई, मरियम नवाज को पता चल गया कि किस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो शहबाज शरीफ के कैंप के लोगों की जानिब से आए हैं। उसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ को ये इतला पहुंचाई कि यहाँ पर तो ये प्लान बन रहा है कि मुझे भी साइड लाइन कर दिया जाए, आपकी चूंकि तायात नहली है, आप वापस आ नहीं सकते। सब जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जब तक डील ना मिले तब तक मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ ने एक मीटिंग चेयर की लंदन से, वीडियो लिंक पर शाहिद खाकान अब्बासी शरीक थे, एहसन इकबाल शरीक थे, मरियम नवाज शरीक थी, शहबाज शरीफ शरीक थे, और परवेज रशीद भी शरीक थे। तो इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने ये तासुर दिया पार्टी रहनुमाओं को
कि जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पर शहबाज़ शरीफ को इनडायरेक्टली मुख़ातिब करते हुए कि जो कुछ आजकल मुस्लिम लीग नून के इजलासों में हो रहा है वो मेरे इल्म में है और जिस किस्म की एक खिचड़ी पक रही है मैं उससे बाखबर हूँ। उसके बाद उन्होंने शहबाज़ शरीफ से ये कहा कि जिस वजह से हमने मरियम नवाज़ को खामोश करवाया था, यानी जिस डील की वजह से हमने खामोश करवाया था मरियम नवाज़ को कि हमने ये डील लेनी है एस्टेब्लिशमेंट से और उसके बदले में मरियम नवाज़ भी अपना बयानिया ज़मीन-बोस करेंगी, ज़मीन में दफ़न करेंगी। मैं भी जर्नैलों के खिलाफ कोई बयानात नहीं दूँगा। लेकिन आप हमें बताएँ कि जो हमने तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद का मूव प्लान किया था, हमें तो उस तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद के मूव में किसी किस्म की कोई कामयाबी भी नहीं मिली और आप खुद मुझे पिछली मीटिंग में ये फीडबैक दे चुके हैं कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जो हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी इनका प्लान ये था कि हम जाएँगे लॉन्ग मार्च करते हुए पहले फैज़ाबाद, फैज़ाबाद में रुक कर हम ये मुतालबा करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें। ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस ऑपोज़िशन के कहने पर तो इस्तीफ़ा नहीं देना था। उसके बाद इनका प्लान था कि हम जाएँगे ज़ीरो पॉइंट जो कि एक आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद के मरकज़ी रास्ता है इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए। वहाँ दोबारा से हम ये मुतालबा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ भी इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो उसके बाद हम रेड ज़ोन में जाएँगे। वहाँ पे एक तशद्दुद की सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे और आर्टिकल 245 के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बुलाना पड़ेगा फ़ौज को और जब फ़ौज को वो बुलाएँगे तो हम ऐसी वहाँ अफरा-तफरी की सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे, एक ऐसी पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल पैदा करेंगे, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो फ़ौज बुलाई होगी, फ़ौजी दस्ते बुलाए होंगे रेड ज़ोन की हिफाज़त के लिए, तो फ़ौज को कोई न कोई मदाखलत करनी पड़ जाएगी इस पूरे सियासी अमल में। तो ये इनका पूरा प्लान था, लेकिन शहबाज़ शरीफ को चूँकि कोई गारंटी नहीं मिली, तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये पूछा कि हमें बताएँ कि हमने जो अपने बयानिए से यू टर्न लिया, हमने जो अपने बयानिए को आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज़मीज़ोर कर दिया, हम पर तनकीद भी हुई कि हमने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ है? क्या हमें इसका कोई फ़ायदा हुआ है? अब तक तो इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा और दूसरा मरियम नवाज़ को अब हमें एक्टिव करना चाहिए। मरियम नवाज़ को हम पार्टी से माइनस नहीं कर सकते क्योंकि जिस किस्म की इत्तलात मियाँ नवाज़ शरीफ को मिल रही थी, उन्हें ये खदशा था कि मरियम नवाज़ को माइनस किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है। उसके बाद फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने ये डायरेक्टिव दिए जो कि शहबाज़ शरीफ के लिए बड़े नागवार भी थे कि मरियम नवाज़ दोबारा से एक्टिव होंगी, दोबारा से फ़ाल सियासत करेंगी और फरवरी के दूसरे हफ्ते में वो पंजाब में जलसे करने वाली हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी जाएँगी। शहबाज़ शरीफ नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज़ एक्टिव हों, शहबाज़ शरीफ ने ये कोशिश की कि मियाँ नवाज़ शरीफ को कायल करने की कि मैं अब भी पुरुम्मीद हूँ कि हमें ताकतवर हलकों से कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मरियम नवाज़ को एक्टिव करने की सूरत में जो मेरी उम्मीदें हैं, वो दम तोड़ जाएँगी और ये उम्मीदें और ये जो तवक्कुआत हैं, फिर हमारी पूरी नहीं हो सकेंगी। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ नहीं चाहते कि पार्टी के ऊपर किसी भी सूरत कंट्रोल जो है, वो पूरा शहबाज़ शरीफ और उनके कैंप का हो। तो जिस किस्म की इत्तलात उनको मिल रही थी, उसके बाद अब हतमी तौर पर फैसला कर लिया गया है कि मरियम नवाज़ जो हैं, दोबारा से सियासत में एक्टिव हो रही हैं। राय साहब ये इनको एक्टिव लॉन्ग मार्च से पहले किया जाएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि एक मोमेंटम बन सके। आपको लगता है कि पहले कर दिया जाएगा, आजकल में कर दिया जाएगा, इस हवाले से क्या इत्तलात हैं? देखें मियाँ नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि अब लॉन्ग मार्च में जो मरकज़ी चेहरा है नून लीग का, वो हो मरियम नवाज़। क्योंकि मरियम नवाज़ जिस तरह से साइडलाइन हो रही थी, आप देख लें कि सारी हेडलाइन्स जो हैं वो शहबाज़ शरीफ की बन रही थी, मरियम नवाज़ की कोई हेडलाइन नहीं बन रही थी। मरियम नवाज़ के कैंप के रहनुमा भी थोड़े पीछे हट रहे थे और शहबाज़ शरीफ की जानिब जो है, वो ज़्यादातर रहनुमाओं का टिल्ट हो रहा था। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि पहली तरजीह यही है कि शहबाज़ शरीफ वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार बनें। और राना सनाउल्लाह अगरचे इस वक़्त मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के कैंप के बहुत करीब हैं, तो पार्टी पर कंट्रोल की जो जंग है, उसके अंदर एक शिद्दत आई है और पहले तो ये था कि ये लॉन्ग मार्च होगा, शहबाज़ शरीफ और मौलाना फज़लुर रहमान लीड करेंगे। लेकिन अब ये मियाँ नवाज़ शरीफ की जानिब से डायरेक्टिव दिए गए हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले एक्टिव होंगी मरियम नवाज़ और ये तासुर बनाया जाएगा कि लॉन्ग मार्च के लिए जितनी भी स्ट्रेंथ इकट्ठी की गई, जो भी कारकुन इकट्ठे किए गए, वो इस वजह से इकट्ठे किए गए कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो एक तासुर बनाया गया है कि नाम नहाद नेहाद क्राउड पुलर हैं
हालाँकि वो तो जो रहनुमा हैं, जिनको ये ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं कि आपने कारकुन लेके आने हैं, बुनियादी तौर पर तो कारकुन वो लेके आते हैं, लेकिन एक तासुर ये बनाया जाएगा कि ये सब कुछ मरियम नवाज़ की वजह से हुआ है और मरियम नवाज़ की वजह से लॉन्ग मार्च में जितने भी कारकुन शरीक हुए हैं, वो मरियम नवाज़ की वजह से आए हैं। इस वजह से अब मरियम नवाज़ को एक्टिव करने का फैसला किया गया है लॉन्ग मार्च से पहले और आप देखेंगे कि फरवरी दूर नहीं है, फरवरी के दूसरे हफ्ते में मरियम नवाज़ जलसे जुलूस करती नज़र आएँगी। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह हो गई है, बहुत आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी के साथ कि शहबाज शरीफ ने राब्ते तो ज़रूर किए और शहबाज शरीफ की जो पुरस्कार सरगर्मियाँ थी रावलपिंडी के हवाले से वो भी ज़रूर रहीं। लेकिन शहबाज शरीफ को वहाँ से किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला और मियाँ नवाज़ शरीफ अब इस बात पर फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं कि हमने अपनी आप एक तरह से कह लें कि बयानिए के मामले पर अपनी इंसल्ट भी करवाई। लोगों ने हमें ताने भी दिए कि आपने यू टर्न ले लिया, आप खामोश हो गए, आपका वोट को इज़्ज़त दो का नाम निहाद बयानिया जो है वो डील की खातिर आपने कुर्बान कर दिया। हमने हर तरह से एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की अब कोशिश कर ली, मरियम नवाज़ को भी साइडलाइन करके, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन भी है, दो तरफ़ा कि एक तो डील नहीं मिल रही, मियाँ नवाज़ शरीफ का वापसी का कोई चांस नहीं बन रहा और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ भी साइडलाइन हो रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ऑलरेडी साइडलाइन्ड हैं, ज़ाहिर है, जब वो एक्टिवली सियासत नहीं कर सकते पाकिस्तान आकर, तो इसमें एक और बात हाशमी साहब बहुत अहम है कि शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला हैं, ज़ाहिर है कि बहुत बाखबर शख्सियत हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी पल्स पर हाथ रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए पैगाम रसानी भी करते हैं। तो उन्होंने ये बात की है कि जर्नैलों के साथ राब्ते जो हैं वो किसी से ढके-छुपे नहीं हैं, तमाम लोग जर्नैलों से राब्ते में हैं। इस बात के मुतल्लिक मेरा इल्म है, यानी उन्होंने ये तस्दीक की कि शहबाज शरीफ ने जर्नैलों से राब्ते किए हैं। जर्नैलों से मुराद उनकी यही है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और आला अस्करी हुकाम से राब्ते हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जर्नैलों से राब्तों का मतलब ये नहीं है कि इनको कोई यकीनदहानी करवा दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट एक मुंतखब हुकूमत के पीछे एक इदारे के तौर पर खड़ी है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। लेकिन ये बात बड़ी मानी-खेज़ थी कि राब्ते हुए हैं और उन्होंने कहा एक तरफ ये जर्नैलों के साथ राब्ते करते हैं और दूसरी जानिब शर्माते भी हैं इस बात को खोलने से, इस बात को सामने लाने से शर्माते भी हैं क्योंकि इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि हम आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, इदारों की सियासत में मुदाखलत ना करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब यही लोग रिलीफ के लिए, डील के लिए जर्नैलों से राब्ते भी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से इनको सेनेट में शिकस्त हुई है, अपनी अददी अक्सरियत के बावजूद, उससे तहरीक अदम एतमाद तो वैसे ही ज़मीन बोस हो गई। दूसरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अब पूरी कोशिश ये है क्योंकि वो सवा साल रह गया है। एहतसाब उनका जो प्राइमरी हदफ था कि एहतसाब होना चाहिए इन करप्ट अनासर का और शहबाज शरीफ का और आसिफ अली जरदारी का और ख़ास तौर पर जो करप्ट एलीट सियासी माफिया है। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी एक इजलास चेयर किया है और इस इजलास में स्पेसिफिकली सिर्फ शहबाज शरीफ का मामला ज़ेर बहस आया है कि शहबाज शरीफ के जो केसेज़ हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाना है और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी को भी ये हदायत दी गई है कि मेरिट के ऊपर तेज़ी से शहबाज शरीफ का जो केस है, वो आगे बढ़ाया जाए। पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है कि शहबाज शरीफ का जो केस है, वो इस तरह से मंतकी अंजाम तक पहुँचे कि ना सिर्फ उनको जेल जाना पड़े क्योंकि वो अपने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का कोई हिसाब नहीं दे रहे। अपने मुलाज़मीन के अकाउंट्स में जो 60-60 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए, 20-20 हज़ार रुपए के मुलाज़मीन जिनकी तनख्वाहें थी। तो इस पूरी सूरत-ए-हाल में शहबाज शरीफ अगले टर्म के लिए नाअहल भी हों। तो इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आप ये कह सकते हैं कि पूरी फ़ील्डिंग जो है, उन्होंने इस विकेट को उड़ाने के लिए सेट की है और उनको करनी भी चाहिए क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं, इस वक़्त जिस तरीके से उनका एक पोटेंशियली चोर रास्तों से एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता रहता है, वो एस्टेब्लिशमेंट से डील लेने की कोशिश करते रहते हैं, तो ये किसी भी हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक बात हो सकती है। फिर ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ के खिलाफ इतने ठोस शवाहिद मौजूद हों और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हाथ पर हाथ रख कर बैठे हों। तो इस वजह से जो नए मुआवने खुसूसी उनके आए हैं ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी तो उनके मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि बड़ी साफ-सुथरी उनकी साख है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी ने मशवरा दिया था कि आप इनको अगर बनाएँ मामले ख़ुसूसी, तो ये किसी का दबाव भी नहीं लेते और किसी के खिलाफ गलत केसेज़ भी नहीं चलाते और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनका इंतखाब इस वजह से नहीं किया कि हमारा बंदा हो। उन्होंने कहा मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मेरिट पर लेकर केस को आगे बढ़े और बासलाहियत हो। तो ये 2 सलाहियतें देखकर ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी का इंतखाब किया गया और अब टास्क ये है
کہ शहबाज शरीफ के केसेस जो हैं वो अंजाम तक पहुँचे और अगले मरहले में उनकी नाअहली भी हो। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, आप कह सकते हैं कि इस वक़्त प्राइम मिनिस्टर वर्सेस शहबाज शरीफ है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक जो बार-बार वो शिकवा करते हैं कि बाकी तमाम काम तो उन्होंने किए, लेकिन ये जो एहतसाब का अमल है, इसमें उन्होंने लोगों को जेल तो भिजवाया, लेकिन असल इश्यू ये है कि जो इनके ऊपर कन्विक्शंस होनी चाहिए थी, वो उतनी तेज़ी से नहीं हो सकी जितनी तेज़ी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते थे कि हों। राय साहब, ये जो फवाद चौधरी साहब का बयान बड़ा ही रेलेवेंट इसमें है। ऑब्वियसली वज़ीर इत्तलात हैं और वो जो बात करते हैं हुकूमत की तर्जुमानी करता है जो हुकूमत सोच रही है। इधर से मरियम को और बिलावल उस तरफ बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इफ्तिताह करते हुए आपको नज़र आएँगे। इधर इमरान खान साहब इफ्तिताह करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अवाम को ऑब्वियसली जो प्रोग्राम्स हैं और जो इफ्तिताही प्रोग्राम्स उसके ज़रिए मरूब किया जा सके, बताया जा सके कि हमारी हुकूमत ज़्यादा काम कर रही है, वफ़ाकी हुकूमत काम कर रही है, ग्रीन लाइन उसका मंसूबा भी एक इम्पोर्टेंट रहा जिसको वुज़रा जो हैं वो आज बताते हुए भी नज़र आते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो भी इसी किस्म की सियासत कर रहे हैं। नून लीग के पास कुछ नहीं है, यानी अवाम को दे सकें मासिवा इसके कि हमें जो है अदालतों के ज़रिए हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, ये बयानिया बेचा जा रहा है। फवाद चौधरी ने जो आज बात कही वो ये कहते हैं कि बिलावल मेयर कराची का इलेक्शन लड़े और दूसरी तरफ मरियम को ये चाहिए कि वो नीचे से ऊपर आएँ। अब ये बात तो साहब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मरूसी किरदार जो है वो इसी तरह आते हैं पैराशूटर्स होते हैं और सियासत में आकर अपना लोहा जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल फेस बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो शख्स नीचे से ऊपर नहीं आएगा वो फिर मरियम नवाज़ ही हो सकती है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा या फिर जुनैद सफदर एक इन द लाइन ऑफ मेकिंग है। और अगर नाअहली रही तो ऑब्वियसली इन किरदारों को एक बार फिर जो है हम इसी तरह देखेंगे हुकूमतों के अंदर गठजोड़ होगा। फवाद चौधरी का सर ये बयान कितना इम्पोर्टेंट है इस वक़्त ख़ुसूसन जब उन्होंने मुल्क के अंदर आपको सियासी तेज़ी जो है वो नज़र आ रही है? देखें, ख्वाजा आसिफ के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात अपनी जगह, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात अपनी जगह, एहसन इकबाल के ऊपर जो नैब का केसेस बने अपनी जगह, राना सनाउल्लाह के केसेस अपनी जगह। लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के लिए स्ट्रगल तो की है, अपनी पार्टी के लिए तो काम किया है ना। करप्शन के केसेस अपनी जगह। आप मुझे बताएँ कि कैप्टन सफदर ने या मरियम नवाज़ ने ग्राउंड लेवल पर क्या काम किया सिवाय इसके कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली हो गई, तो उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली खत्म करवाने के लिए और उनको जेल से बाहर लाने के लिए जो उन्होंने जलसे-जुलूस किए, जिनका एहतमाम भी उनके रहनुमा करते रहे, तो मरियम नवाज़ ने तो ग्राउंड पे पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया। वो तो एक घरेलू खातून के तौर पर घर पे ही रहती थीं, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ की जब 2013 से 2018 तक हुकूमत आई, तो उस वक़्त वो थोड़ी-सी एक्टिव होने की कोशिश की। सिर्फ़ उन्होंने एक काम ये किया कि मीडिया सेल बनाया सरकारी खर्चे पर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करता था सरकारी खर्च पर, जिस पर 12-13 अरब रुपए की बेज़ातियाँ भी सामने आ गईं। तो अदरवाइज़ तो मरियम नवाज़ की पार्टी के अंदर कोई ये नहीं था कि स्ट्रगल थी जिसकी वजह से उनको नायब सदर बना दिया गया। नायब सदर बनाने के लिए उनका सिर्फ़ एक मेरिट था कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। जैसे आबिद शेर अली का ये एक मेरिट था कि मियाँ नवाज़ शरीफ के रिश्तेदार हैं और उसके बाद आबिद शेर अली को पाकिस्तान इसलिए नहीं बुलाते, बाकी अपनी पूरी क़यादत को आज़माइश में झोंका हुआ है, उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं। लेकिन आबिद शेर अली चूँकि अपने रिश्तेदार हैं, तो अपने रिश्तेदारों को ये आज़माइश में नहीं डालते। इसी तरह मरियम नवाज़ ने खुद लंदन जाने की कोशिश की। उनकी कोशिश थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ जिस तरह से लंदन चले गए, मैं भी लंदन चली जाऊँ और मुझे भी यहाँ पे कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े, कोई जिद्दोजहद ना करनी पड़े। कितने आराम से उन्होंने कहा कि मेरी एक सर्जरी होनी है जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती, छोटी-सी सर्जरी है, सिर्फ़ लंदन में हो सकती है। तो वो बात करने का मकसद ही ये था कि वो भी फरार होना चाहती थी पाकिस्तान से कि मैं भी यहाँ से चली जाऊँ और जब तक हमें डील ना मिले, प्लेट में रख के इक़्तिदार ना पेश किया जाए, उस वक़्त तक मैं वापस ना आऊँ। तो मरियम नवाज़ की हकीकतन तो पार्टी के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं है। तो अगर आप देखें पार्टी के अंदर मेरिट पर, तो ये बहुत अजीब लगता है कि ख्वाजा आसिफ जैसे सियासतदान, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और परवेज़ रशीद भी, ये मरियम नवाज़ के पीछे हाथ बाँध कर खड़े होते हैं और मरियम नवाज़ के लिए आप ये कह सकते हैं गुलामों की हैसियत रखते हैं। क्योंकि मोरूसी सियासत में यही होता है कि आप अपने जो रहनुमा हैं, उनसे काम तो लेते हैं, लेकिन उनसे सलूक आप गुलामों की तरह ही करते हैं। तो यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ने जावेद लतीफ़ के ज़रिए शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की बेइज़्ज़ती भी करवाई, कैमरों के सामने उनको एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहलवाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मरियम नवाज़ की जो माइंडसेट है, वो किस किस्म का है, उनकी सोच किस किस्म की है। तो ये बात ठीक है
बिलावल भुट्टो के हवाले से भी कि बिलावल भुट्टो ने भी ग्राउंड के ऊपर तो कोई स्ट्रगल नहीं की। अभी जाके उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह जो चलाई गिलगित-बल्तिस्तान में या इधर आप कह सकते हैं आज़ाद कश्मीर में। तो लेकिन जब उनको चेयरमैन बनाया गया था, तो चेयरमैन सिर्फ़ उनको इसलिए बनाया गया कि वो मोहतरमा के बेटे थे, सिर्फ़ इस वज़ह से चेयरमैन बनाया गया। जब उनको चेयरमैन बनाया गया था, उस वक़्त तक तो बिलावल भुट्टो ने एक जलसे से भी खिताब नहीं किया हुआ था। एक कोई कॉर्नर मीटिंग भी अटेंड अटेंड नहीं की हुई थी। तो खुर्शीद शाह जैसे लोग, खुर्शीद शाह के ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए था। रज़ा रब्बानी जैसे लोग, जो बड़े संजीदा लोग हैं, रज़ा रब्बानी को स्पेस नहीं मिली और बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की तरह पीपल्स पार्टी के जो बड़े-बड़े रहनुमा हैं, ये भी एक हाथ बाँध कर खड़े हुए होते हैं बिलावल भुट्टो के सामने, जो उनके सामने तिफ़्ल मकतब है सियासत का। हुँ। लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर मौरूसियत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसी मौरूसियत के खिलाफ एक सियासी जंग का भी आगाज़ किया था। इस वजह से अब तैयारी ये है कि जो पाकिस्तानी हैं, उनको भी गुलाम इब्न गुलाम बनाया जाए। पहले वो बिलावल भुट्टो के गुलाम रहे, फिर उसके बाद आसफा भुट्टो के गुलाम बन जाएँ, फिर बिलावल भुट्टो के आगे बाल-बच्चे हों, बख्तावर भुट्टो के, उनके गुलाम बन जाएँ। मरियम नवाज़ के गुलाम बन जाएँ, फिर उसके बाद जुनैद सफदर के गुलाम बन जाएँ, जुनैद सफदर की सियासी लॉन्चिंग कर दी गई है। तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम को अपना गुलाम समझते हैं और ये समझते हैं कि हमारा जो ख़ानदान है, ये वाइसराय है, ये एक साम्राज्य है और इस तरह के वडेरे हैं कि ये पूरा पाकिस्तान इनके मज़ारे हैं या हारी हैं। तो अगर इनके अंदर कोई जमहूरियत होती, तो ये जमहूरियत के तहत कोई जो दीगर रहनुमा हैं, उनको भी मौका देते लेकिन ये सिर्फ़ अपने अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, बेटों, बेटियों को ही मौका देंगे और आप देखेंगे कि ये मौरूसियत से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। आप देख लें कि पिछले 40 साल से इनकी जो सियासत है, मियाँ नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज़ और मरियम नवाज़। मियाँ नवाज़ शरीफ नायल हुए तो शहबाज़ शरीफ अपोज़िशन लीडर बन गए और हमज़ा शहबाज़ को पंजाब में अपोज़िशन लीडर बना दिया। मतलब दोनों बाप-बेटा दोनों जगहों पे अपोज़िशन लीडर बन गए। आप इमेजिन करें कि क्या कौमी असेंबली में कोई और अपोज़िशन लीडर नहीं बन सकता था मुस्लिम लीग नून का रहनुमा, सिर्फ़ इस वजह से अपोज़िशन लीडर बन गए कि हमें कुछ रियायतें मिल जाएँ, हमें एक अलग से चैम्बर मिल जाए, नैब हमें गिरफ्तार करे, तो एक जो मखसूस रियायत मिलती है अपोज़िशन लीडर को केसेज़ में, उस किस्म के हमें रियायतें मिल जाएँ। तो जी। इस वजह से इन्होंने ये भी बॉदर नहीं किया कि कम से कम चलें आप वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर किसी और को नहीं बनाते, तो कम से कम आप अपोज़िशन लीडर तो बना दें किसी और को, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। इसी तरह आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, पूरी सियासत जो है उनकी इधर ही घूमती है। फिर आसफा भुट्टो को तैयार किया जा रहा है। तो ये तो पाकिस्तानी कौम के साथ बड़ा ज़ुल्म है और एक सिर्फ़ इधर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कि कायद-ए-आज़म के बाद और लियाकत अली खान के बाद एक ऑनेस्ट और बड़ा लीडर आया है आपके पास इमरान खान की सूरत में और इस लीडर के पीछे पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। अपने इस निज़ाम की खराबियों की वजह से कुछ समझौते इस लीडर को ज़रूर करने पड़े हैं, लेकिन ये वाहिद लीडर है जिसने कम से कम इस निज़ाम में कुछ न कुछ इस तरह की तब्दीली लेकर आया है, जो तब्दीली नज़र भी आ रही है और इस बात का ख्वाहिशमंद भी है कि मैं इस तब्दीली को आगे बढ़ाऊँ। ये मौरूसी सियासत और गुलाम इब्ने गुलाम बनाने का जो चक्कर है, ये जो करप्ट निज़ाम है, इससे अवाम को छुटकारा दिलाऊँ। तो अगर आप 4 चौखटों में रख दें मियाँ नवाज़ शरीफ को बिलावल भुट्टो को, आसिफ अली ज़रदारी को और प्राइम मिनिस्टर को, तो इनका कंपैरिज़न कर लें तो कहीं आपको ये नज़र आता है कि इनका कद-काठ कहीं से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बराबर हो सकता है। तो इसलिए चॉइस जो है वो बड़ी क्लियर है। अगर आप चॉइस की बात करें, अगर ये वन ऑन वन इलेक्शन हो, वन ऑन वन अगर आपको चॉइस करनी पड़े तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चॉइस बड़ी क्लियर है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम है, उम्मीदवारों को मुंतखब करना होता है, इलेक्शन की अपनी एक साइंस होती है, तो फिर आपके जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनका कितना असर और रसूख है, वो किस तरीके से इंतखाबी कैंपेन चलाते हैं और किस तरीके से लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाते हैं, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर सदारती निज़ाम वाला मामला हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उम्मीदवार हों, शहबाज शरीफ उम्मीदवार हों, बिलावल भुट्टो उम्मीदवार हों, तो देखें आप कि कितनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सदर पाकिस्तान मुंतखब हो जाएँ और कोई मैच ही ना हो बिलावल भुट्टो का और शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ। क्योंकि लोगों के पास एक चॉइस हो कि आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है एक तरफ शहबाज शरीफ है 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग वाला, एक तरफ बिलावल भुट्टो है जो पर्ची वाले चेयरमैन है, जिनकी कोई स्ट्रगल नहीं है। तो ऑब्वियसली उनकी चॉइस जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होंगे। राय साहब बिल्कुल सियासी मंज़रनामा राय साहब मज़ीद अब तेज़ होगा और ये अगले 3 से 4 माह आपको याद होगा इमरान खान ने भी ये कहा था कि अगले 3 माह बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत सारी चीज़ों का फ़ैसला करेंगे। मेरा ख़्याल है कि केसेस के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कन्वर्जन होनी बहुत ज़रूरी है कन्विक्शन के अंदर और जो केसेस ऑब्वियसली अदालतों में हैं, उनका नताइज निकलना
بہت ہی ضروری ہوگا۔ ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نے